आई फाइनेंस आईपीओ का आज हम फाइनल रिव्यू जानेंगे और जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। मैं क्या करने वाला हूं, मैं अप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा, पूरा विथ डिटेल रीजन के साथ हम सब कुछ समझेंगे। तो यहाँ पे शेड्यूल वगैरह तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था, तो अब बताने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आईपीओ साइज देख लेते हैं। आईपीओ साइज 1010 करोड़ का है, तो ठीक ठाक आईपीओ का साइज है, जिसमें से फ्रेश ज्यादा है, तो ये अच्छी बात है। और आइए आप देख लेते हैं कंपनी करती क्या है, सारी चीजें देखेंगे, क्योंकि और सारे जो डिस्कशन है हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो और समझते हैं कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका कैसा है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। तो कंपनी की बात करें, कंपनी एनबीएफसी सेक्टर में कंपनी वर्क करती है। मेनली एमएसएमई जो बिजनेस होते हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं। इतना आप सिंपल काम समझो, इससे ज्यादा आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ है कि नहीं है। तो जी हाँ, इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि जो एमएसएमई बिजनेसेस हो गए, इसको गवर्नमेंट बहुत पुश करती है, ऑफर करती है, और बहुत सारी चीजें जो है गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट वगैरह मिलता रहता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, कंपनी का ग्रोथ ठीक ठाक देखने को मिलेगा। कंपनी का सेक्टर आप देखेंगे, कंपनी का सेक्टर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसका डिटेल में मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दिया है, उसको आप देखना हो तो भाई देख लो, बाकी कोई मतलब नहीं है देखने का। फाइनेंशियल की बात करते हैं तो फाइनेंशियल यहाँ 2023, 24, 25 सब कुछ लिखा हुआ है, आप डिटेल में आप चाहो तो पढ़ लो। बट हम यहाँ पे आपको 24 से 25 का ही दिखाएंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट 1 ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आओ 24 से 25 का दिखाता हूँ। रेवेन्यू 1071 करोड़ से 1504 करोड़ हो गया, करीब 40% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, एकदम अच्छी बात है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 171 करोड़ से 175 करोड़ पहुंच गया, करीब 2% के अराउंड इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ही कम है। 10% 15% इस तरह पेट बढ़ता तो बढ़िया रहता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं इसका फाइनेंशियल गुड रह जाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ भी 34% के अराउंड से बढ़ा है, एसेट 30% के अराउंड से बढ़ा है। तो सारी चीजें बढ़ी है, बट यही प्रॉफिट में यहाँ पे दिक्कत देखने को मिला है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इसका फाइनेंशियल गुड है। अभी हम फंडामेंटल पे नहीं गए हैं, फंडामेंटल अलग चीज है, फाइनेंशियल बोल रहा हूँ। ये फाइनेंशियल जो है, ये चीजें फाइनेंशियल, इसका फाइनेंशियल सीट ये गुड है, ठीक है। और कुछ इंडिकेटर देखते हैं, जैसे आरओई 7.63 का है, ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ और ज्यादा होता बेहतर रहता भाई। डेट टू इक्विटी, अब ऑब्वियसली डेट टू इक्विटी आपको नेग्लेक्ट करना होगा, क्योंकि एनबीएफसी कंपनी है, इसको ऑब्वियसली दूसरे से लोन लेना पड़ेगा, तभी ये जो है कस्टमर को लोन दे पाएंगे। तो यहाँ पे डेट का कोई मतलब नहीं है, डेट वगैरह भूल जाओ। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 1.45 का है। पी की बात करें तो पोस्ट आईपीओ का पी 24 हो जाएगा, जो कि मतलब आई थिंक हायर पी पे जो अपना आईपीओ ला रहे हैं, और कम ये कर सकते थे, बट चलो अब जो भी है। आजकल तो इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा पी पे आ रहा आईपीओ आता है कि क्या ही बता। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी अपने ऊपर खर्चा करने वाली है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अपने ऊपर खर्चा करेगी, कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए कंपनी अपने ऊपर खर्चा करने वाली है। तो ये सब इसके जो है ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बढ़िया है, मतलब कंपनी अपने ग्रोथ पे फोकस करेगी, ये पॉजिटिव पॉइंट है। पीयर का कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पे पीयर देखोगे, ईपीएस ईपीएस की बात करें तो सबसे ज्यादा 5 स्टार का ईपीएस है, 5 स्टार का है। उसके बाद में एसबीएफसी का तो नहीं है, अपने आई फाइनेंस का है। उसके बाद में हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखते हैं तो 18.65 का 5 स्टार का है, और आई फाइनेंस का अपने आईपीओ का दूसरे नंबर पे है। पी की बात करें तो पी सबसे रीजनेबल 5 स्टार का है, दूसरे नंबर पे आई का है। तो आई थिंक 5 स्टार नंबर 1 विनर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और दूसरे नंबर पे आपका आई फाइनेंस देखने को मिल रहा है। मतलब अपनी कंपनी टॉप 2 में आ रही, टॉप 3 में आना चाहिए, आज टॉप 3 में आना चाहिए, बट यहाँ पे 3 ही कंपनियां हैं। तो 3 कंपनी है, तो इसमें एटलीस्ट सेकंड नंबर पे आना चाहिए। तो यहाँ पे आई फाइनेंस क्लियरली सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो आई फाइनेंस कहीं ना कहीं टक्कर दे रहा है भाई, कहीं ना कहीं सब कुछ दे रहा है। बट मुझे इससे प्रॉब्लम जानते हो क्या है? इससे प्रॉब्लम मुझे ये है कि आईपीओ भी आप शुरुआत में ला रहे हो, और इतने ज्यादा पी पे ला दोगे तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए इन लोगों को पी वगैरह सुधार के लाना चाहिए था, तो ज्यादा बेहतर हो जाता। बाकी कंपनी कहीं ना कहीं बढ़िया कंपनी है, कंपनी सेक्टर सही है, सब कुछ सेक्टर बढ़िया है। आप पीयर की बात करें, पीयर में भी टक्कर दे रही है, एसबीएफसी से तो काफी बेहतर कंपनी आई फाइनेंस है। तो इसीलिए दूसरे नंबर पे भाई, दूसरे नंबर पे है, और बढ़िया चीज है। बात करते हैं आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं, तो ऑब्वियसली फेयर नहीं है दोस्त। मैंने पी बता दिया, 24 के पी पे आईपीओ लाना ये सस्टेनेबल नहीं है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करते हैं तो एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिला। प्रॉब्लम क्या है? जैसे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड नहीं देखने को मिले, बहुत ही कमजोर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड देखने को मिले। मतलब निपोन वगैरह का नाम है, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत सारे जो बढ़िया बढ़िया और ज्यादा अच्छे अच्छे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है, उनका नाम यहाँ पे मिसिंग देखने को मिला, और इसीलिए यहाँ पे मैंने रेटिंग 7 ही लिखा है, 7 रेटिंग लिखा है, जो कि रेटिंग गुड नहीं है। इसकी रेटिंग एकदम एवरेज है, गुड भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग तो दूर की बात है, स्ट्रॉन्ग रेटिंग कम मानी जाती है, स्ट्रॉन्ग एंकर बुक कम माना जाता है जब 9 से ऊपर की रेटिंग रहती है, बट इसकी रेटिंग 7 है, ये एवरेज है। गुड रेटिंग भी 8 से 9 के बीच होती है, तो ये एवरेज रेटिंग है भाई।
अब एवरेज रेटिंग में भाई रिस्क ज्यादा होता है। अब बात करते हैं फंडामेंटल स्ट्रांग है क्या कुछ है, तो फंडामेंटल इसका एवरेज मान सकते हो अकॉर्डिंग टू एंकर बुक, ऐसे देखते हुए कंपनी करती क्या है सब कुछ देखते हुए आप एवरेज टू गुड मान सकते हो, गुड वगैरह मान लो, एवरेज से गुड के बीच का जो है इसका फंडामेंटल है। मतलब स्ट्रांग तो नहीं है, स्ट्रांग किसी कीमत पे स्ट्रांग नहीं है, बट एवरेज टू गुड है। और एवरेज टू गुड में क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है। अब कोई रिस्क टेकर होता है तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाता है और लिस्टिंग के लिए भी अप्लाई करता है। बाकी स्ट्रांग रहता है तो वहां पे रिस्क थोड़ा कम रहता है, हमें एक अंदाजा रहता है कि भाई कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, आने वाला रिजल्ट वगैरह तगड़ा आएगा तो और ज्यादा यहाँ पे बायर्स आएंगे और उसका प्राइस वगैरह इंक्रीज होगा। लेकिन जब एवरेज गुड रहता है तो यहाँ पे डाउट आना शुरू होता है, और ऑब्वियसली यार क्योंकि यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। जीएमपी की बात करें तो भाई ₹0 का जीएमपी है, जीएमपी तो क्या ही बताएं, एकदम डाउन है जीएमपी। अब बात कर लेते हैं आखिर इसमें करना क्या है, मैं क्या करूंगा। तो मैं अपना पर्सनल व्यू दिए दे रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप अपना व्यू वगैरह बना सकते हो। बाकी मैंने इतना डिटेल में सबको समझाया है, उसके अकॉर्डिंग अभी तक आपका मन तो कुछ ना कुछ बन ही गया होगा। बाकी मैं अपना व्यू बता दे रहा हूँ मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। पहली चीज, मैं इसमें ना ही लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा ना लॉन्ग टर्म के लिए, मेरा क्लियर व्यू है, इसमें कुछ नहीं अप्लाई करूंगा। रीजन क्या है, पहला रीजन ये है कि एंकर बुक इसका सही नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि जीएमपी भी सही है। जीएमपी बढ़िया होता 10% या इससे ऊपर का जीएमपी रहता तो लिस्टिंग के लिए अप्लाई करता कि चलो भैया 5-7% जो भी गेन मिलेगा मिल जाएगा, बट जीएमपी वगैरह भी नहीं ठीक है तो कोई मतलब नहीं है। थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड नंबर इसका फंडामेंटल केवल गुड है, एवरेज टू गुड है, स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग होता भाई, फंडामेंटल स्ट्रांग होता तो मैं एंकर बुक को भी भूल के जो है यहाँ पे बढ़िया इन्वेस्ट करने के लिए सोचता, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सोचता, पी वगैरह रीजनेबल होता तब भी मैं इसमें जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी बनाता। बट ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं ना इसमें लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ना लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आपको मैंने पूरा डिटेल सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ समझा दिया। आपका व्यू क्या बन रहा है कमेंट में राय जरूर दीजिएगा, और ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।